हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद पहले 3 बार ओम का उच्चारण, फिर प्रार्थना, और उसके बाद शुरुआत करते हैं। स्पाइन सीधी। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी शिक्षा में आज के इस क्लास में उपस्थित डॉक्टर जया गोयल, श्री वीपी सक्सेना जी, श्री एम.के. यादव, आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस शिक्षा के समवायी शिक्षा के माध्यम से एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज के जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और वहां के हम 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वो मनीषी हैं ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर, दूसरे वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ। इन मनीषियों से और अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा लिया है, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा हो, चाहे वो शिक्षा हो, उसको हम जन जन जागरण अभियान के तहत कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि अपने लोगों के बीच में, समवायी के से जुड़े लोगों के बीच में प्रसारित करके, और फिर इसको उनके माध्यम से जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बना दें। तो हम लोग इसी कड़ी में आज हमारे बीच में हम लोग इसी कड़ी में हैं, और इसी हमारे बीच में डॉक्टर जया गोयल
आज 5 एलिमेंट थ्योरी पर चर्चा करेंगी। तो मैं डॉक्टर जया गोयल को सौंप रहा हूं और 5 एलिमेंट थ्योरी जो है वो इसमें स्क्रीन शेयर में है। डॉक्टर जया गोयल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट थ्योरी आपको हम सभी जानते हैं, सबसे पुरानी जो 3 सभ्यताएं मानी जाती हैं वो एक भारतीय सभ्यता है, चीन की है और एक मिस्र की है, इजिप्ट। ये 3 सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। इनमें डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा देखा गया था। अगर इनका हम इतिहास देखते हैं उनकी, तो उनमें इन 3 सभ्यताओं का डेवलपमेंट बहुत अच्छा था। सबसे पहले हम भारतीय सभ्यता का है। भारतीय सभ्यता में जो है वह 5 तत्व, और 5 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश और प्राण को मिलाकर भारतीय सभ्यता बनती है। में माना गया है मनुष्य का शरीर की संरचना होती है और इन्हीं चीजों के उस पे 7 चक्र बनते हैं और उसमें उससे जो है, और इन्हीं चक्रों पे हमारे ऋषि मुनियों ने अपने उसको चक्रों को कंट्रोल में करके एक ऊंचाई को प्राप्त किया था। फिर आती है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता में जो हमारे हैं, तो उसमें 5 तत्व उन्होंने भी माने हैं। उनके तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि तो सेम है। उन्होंने फिर कुश और धातु, ये 2 उन्होंने अलग वो रखे। तो ये 5 तत्व उन्होंने भी रखे हैं। और उन्हीं, और जैसे हमारे में प्राण है, उन्होंने उसे की ऊर्जा, अपने जैविक ऊर्जा की को माना है। इनको मिला के फिर ये 5 तत्व और की को मिला के उन्होंने शरीर की संरचना मानी गई है। फिर आते हैं हम मिस्र में। मिस्र में क्या होता है, हमने देखा है पिरामिड उनके बहुत महत्वपूर्ण थे। उसका पिरामिड का एक पर्टिकुलर आकार था, उसमें उन्होंने उनकी जो उसमें डेड बॉडीज को वो प्रिजर्व कर लेते थे, रखते थे, जिसको उसमें क्या चीज थी, पिरामिड का आप ये आकार देखेंगे तो इसमें ये दिखाया हॉट, ड्राई, कोल्ड, वेट। उन्होंने जो मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता थी, उसमें उन्होंने 5 तत्व वैसे नहीं लिए थे। उन्होंने हॉट, ड्राई, कोल्ड और वेट को मिला के बनाए थे। जैसे हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड वेट, कोल्ड एंड ड्राई, कोल्ड एंड वेट। और उसी से उन्होंने हॉट एंड ड्राई को फायर एलिमेंट के हिसाब से यूज किया, हॉट एंड वेट को एयर एलिमेंट, और कोल्ड एंड ड्राई को अर्थ एलिमेंट, एंड कोल्ड एंड वेट को वाटर एलिमेंट। तो ये आप ये देख सकते हैं, तीनों सभ्यताओं में उन्होंने एक एलिमेंट का रखा, अपना कॉम्बिनेशन रखा, और उसी के उससे जीवन को कैसे ऊपर बढ़ाते हैं और किस तरह से शरीर की संरचना है और किस तरह से हमारा शरीर काम करता है, उसको उन्होंने इन एलिमेंट्स में ही रखा है। फिर हम आते हैं, हमारा जो मेन वो है मूल, और इन्हीं सिद्धांतों पे इलाज भी चलता था। और हमारा जो मूल सिद्धांत है वो चाइनीज का 5 एलिमेंट थ्योरी। तो ये
5 एलिमेंट थ्योरीज को हमारे को एज थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि यही एलिमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि और जो यिंग यांग थ्योरी आपने पहले पिछली क्लास में पढ़ी थी, और फिर जो हमारा जो कॉस्मोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो 3 चीजों से पूरा, जो मतलब कि पूरा ब्रह्मांड, कॉस्मोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब पूरा ब्रह्मांड है, वो 3 चीजों से बन रहा है। हेवन, मिडिल में ह्यूमन है, और नीचे अर्थ। ये तीनों को मिला के फिर बनता है। फिर ये उसी तरह से फिर हमारे सीजन्स हैं, हमारा जो मौसम है, 4 मौसम है। बसंत, गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म, ऑटम, शरद को, और फिर विंटर आ जाता है, शीत। इन्हीं और ये जो हमारे जो पूरी बॉडी है, ये 5 तत्व पे वो करती है। वाटर, वुड, फायर, अर्थ, मेटल। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था ये जो ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं चाइनीज के। फिर इसके बाद हमारे ये जो है इन्हीं से रिलेटेड, हर एलिमेंट से रिलेटेड 2 ऑर्गन है। किडनी एंड किडनी यिन है, फिर यूरिनरी ब्लैडर उसका यांग है, तो ये वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है। फिर लिवर, रिन, एक यिन है एक यांग है, फिर उसका वाटर वो जो है वुड एलिमेंट से है। लिवर एंड गॉल ब्लैडर वुड एलिमेंट के हैं। फिर इसी तरह से लेकिन जो हमारा फायर एलिमेंट है उसके हमारे 4 ऑर्गन्स हैं। कौन से? 4 मेरिडियंस, हार्ट, पेरिकार्डियम, ये दोनों यिन है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रिपल वार्मर, ये यांग, ये फायर एलिमेंट के हैं। फिर स्प्लीन के यिन ऑर्गन, स्प्लीन यिन ऑर्गन है, और स्टमक यांग है, अर्थ का। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन मेटल के। फिर इन्हीं के बेसिस पे 5 एलिमेंट्स की जो ये एबिलिटीज हैं, 5 एबिलिटीज, जैसे वाटर की क्या होते हैं? गीला करना, तो मॉइस्ट्रक्टेड। तो मॉइस्ट होता है तो गीली चीज क्या होती है? भारी हो जाती है, तो नीचे की तरफ जाती है, ऊपर से नीचे आता है। पानी गिरेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। फिर फायर कैसे होती है? नीचे जलाते हैं, ऊपर जाती है। तो फायर एलिमेंट, फाइव एबिलिटीज हुई। जो चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो वो वाटर एलिमेंट का है। फिर जो नीचे से ऊपर जा रही है वो फायर एलिमेंट की है। वुड क्या होता है? कहीं बेंड भी हो सकता है, स्ट्रेटन भी हो सकता है, तो वुड का ये। मेटल को आप मोल्ड कर सकते हैं, और इट इज हार्ड, एक सख्त होती है मेटल जो होगी, वो एक स्ट्रॉन्ग, वो हार्ड होगी। अर्थ क्या होता है? सब कुछ अंदर अपने खींच लेती है और फिर ग्रो करती है। उसे आप कुछ भी बोएंगे तो उसमें से ग्रोइंग निकलेगा, एक पौधा, बीज बोएंगे उसके अंदर तो पौधा निकलेगा। मेटल को आप घुमा के किसी चीज की शेप में बनाएंगे तो एक हार्ड सरफेस, एक स्ट्रक्चर मिलता है। वुड का क्या है? आप बेंड कर सकते हैं, मोड़ भी रखते हैं, फ्लेक्सिबल भी होती है, और स्ट्रेंथ भी देती है। इसी तरह से फिर उसके आ जाएगा टेस्ट। हर एलिमेंट का एक टेस्ट होता है, जो हमने, आपको 5 एलिमेंट चार्ट याद होगा, हमने टाइल्स 1 का पढ़ा था, उसमें भी ये सारी चीजें थी हुई थी। तो ये उसी से है, ये थोड़ा सा उससे एलेबरेट है और एक्सप्लेन करते हुए आपके लिए। जो हमारा साल्टी है वो वाटर के साथ। फिर ब्रीज, अपवर्ड, बिटर,
जो होता है पिटर, तो वो फायर का है, जला हुआ सा वैसा सा होता है। सोर वुड का आता है। पंजेंट मेटल। स्वीट अर्थ। फिर मूवमेंट आए, 5 मूवमेंट्स है। तो हमें जैसे वाटर का मूवमेंट है, जैसे गीला पानी गिरता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो वाटर का मूवमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड। फिर फायर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ को होती है, तो फायर का मूवमेंट अपवर्ड। वो लकड़ी फैलती है, एक्सपेंड करती है, फैलती है, चारों तरफ को मूवमेंट करती है। एक पेड़ होता है, पेड़ की शाखाएं हर दिशा में निकलती हैं, चारों दिशाओं में निकलती है, ऊपर भी जाती है, तो ये मूवमेंट ऑल डायरेक्शंस जो होता है वो वुड का होता है। और मेटल का कोई फैलता नहीं है, मेटल अंदर आप उसी को मोल्ड करके उसी एरिया में रख सकते हैं। कंट्रैक्शन होगा उसमें, अंदर अपने में कोड के रखता है, अंदर वो चीज होती है इनवर्ड, तो मूवमेंट है। लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि वो फैले, वो सिमट जाता है। आप उसे मोड़ेंगे तो भी वो उसी शेप में उसी के उतना ही रहेगा। और अर्थ क्या है, स्टेबिलिटी, नेचुरलिटी एंड स्टेबिलिटी। फिर हमारे सीजन्स है, इन्हीं के हिसाब से हमारा बर्थ सीजन डिसाइड होता है। सीजन वुड स्प्रिंग सीजन, तो वो क्या होता है, बर्थ का होता है, क्योंकि स्प्रिंग में आप देखते हैं नए नए फूल, नया नया सब कुछ होता है, एकदम नई नया सारी चीजें, सारा कितना अच्छा प्लेजेंट सा लगता है बाहर निकलना, घर के बाहर घूमना स्प्रिंग में। तो वो बर्थ मतलब कि नया, नए पौधे आ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, नए फूल आ रहे हैं। फिर आता है फायर। फायर क्या होता है, समर का होता है। समर सीजन में ग्रोथ, उस वो रिप्रेजेंट करती है, फायर से बढ़ता है, तो वो ग्रोथ के लिए। मेटल ऑटम सीजन का है, तो और उसमें क्या होता है, ऑटम में क्या होता है, हार्वेस्ट। और वाटर रिलेटेड टू विंटर सीजन, एंड इट इज फॉर द स्टोरेज, मतलब कि विंटर में आप हर चीज उठा के रख देते हैं वो चीजें। अर्थ इज रिलेटेड टू लेट समर, इसे लेट सीजन लिखे, इट इज अ समर, लेट समर। उसमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं लेट समर में, उस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन। हर सीजन 3 महीने का होता है। फिर हम आते हैं, ह्यूमन लाइफ हैज 4 फेजेस, 4 फेजेस होते हैं हमारी लाइफ के, सबको पता है। बर्थ, इन्फेंसी, एकदम छोटा बच्चा होता है, ये 10। फिर एडोलसेंस, मैच्योरिटी, ओल्ड एज। ओल्ड एज सोर्स ऑफ एलिमेंट, तो वुड हमें कहाँ से मिलता है, वुड मिलता है ट्री से। फायर, गर्माई हमें कहाँ से मिल रही है, सन से रही है, तो फायर हमें सन से मिल रही है। मैन टिल्स दी अर्थ, मेटल बीनीथ दी अर्थ, सारे हमारे जितने खनिज निकलते हैं वो सारे अर्थ के अंदर से ही निकलते हैं, खनिज पदार्थ जितने भी हमारी मेटल है सारी, सब उनकी अर्थ के होता है। और वाटर क्या होता है, सेटिस्फाइज थ्रस्ट। फाइव एलिमेंट चार्ट है ये।
हमने उसी जैसे उसमें 5 एलिमेंट थ्योरी थी, उसी तरह से 5 एलिमेंट चार्ट है। एक सर्कल है, उसमें आपने 5 एलिमेंट को रखा है, फिर वो एलिमेंट का किस एज तक है, फिर उसके एंगर, टीयर, लिवर का जैसे आता है एंगर, उसका वो शो करते हैं। ये सेम है हमारी जो 5 एलिमेंट वो था चार्ट था, उसी की तरह से ये है, उसी का एक्सप्लेनेशन है ये पूरा। एलिमेंट, फिर उसके बाद प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट उसको इसमें देखिए 5 एलिमेंट चार्ट पे लेकर आएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है, ये पहले एलिमेंट दिया है, कौन सा एलिमेंट है, जैसे हम ये देख शुरू करते हैं लिवर से, एलिमेंट, फिर प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट होगा, ज़ोडिएक साइन कैसा होगा, एंगर, ज़ोडिएक साइन वही होगा। फिर डायरेक्शन, सीजन उसमें दिया है, देखिए वुड, वुड का जो जुपिटर प्लेनेट आ गया, ज़ोडिएक साइन जो जेमिनी एंड कैंसर, डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट, फिर स्प्रिंग सीजन, ग्रीन कलर उसके लिए कौन सा होगा, टोन करने के लिए ग्रीन, क्लाइमेट कैसी, विंडी होगी, विंड विंड क्लाइमेट होती है, साउंड कैसी होगी वॉइस की, शाउटिंग, चीखते हैं क्योंकि वो यूजुअली बच्चों में ये चीज ज्यादा मिलती है। साइट, सेंसेस कौन सी होती है, देखने की, आईज होती है उनके सेंस ऑर्गन का, वो जो आईज का होता है तो वो साइट है। तो ये सेम आपका जो पिछले हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 5 एलिमेंट की वो टेबल याद है ना, तो टेबल जो थी उसी का ये इन्होंने एक सर्कुलर वे में वो चीज है, सेम सारे वही पार्ट है, उसी चीज को एक्सप्लेन किया है दोनों। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए, इसको याद रहेंगे तो जो भी मरीज का वो है ट्रीटमेंट वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। याद करना है इसको, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे से बाद में एक्सप्लेन पूछ सकते हैं इस चीज में, एक बार आप रीड करिएगा फिर पूछ लीजिएगा कोई इसमें कोई पार्ट अगर ऐसा हो कि नहीं समझ में आ रहा हो। अब हम आते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट थ्योरी क्या है, क्रिएटिव साइकिल है, जर्मिन क्रिएटिव साइकिल में क्या है कि ये पांचों एलिमेंट एक दूसरे को क्रिएट करते हैं। वुड, लकड़ी को जलाएंगे फायर निकलेगी, फायर होगी तो उसके बाद क्या होगा, राख होगी, राख क्या हुआ, अर्थ एलिमेंट हो गया, अर्थ में क्या होगा, अर्थ के अंदर से क्या निकल रही है, मेटल निकल रही है, तो खनिज वो हो गया। तो ऐसे ही, और फिर मेटल से क्या होता है, अगर उसे गर्म करेंगे पिघलेगी तो लिक्विड हो जाएगी, तो वो वाटर का उन्होंने कर दिया। और वाटर क्या, पेड़ों को पानी देंगे तो पेड़ होंगे, तो इसीलिए ऐसे ही कहा है, वुड क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स मेटल, मेटल क्रिएट्स वाटर, वाटर क्रिएट्स वुड। तो ये एक विशेष साइकिल है कि लकड़ी है उसे जलाएंगे आग निकलेगी तो वो क्रिएट है। तो ये मदर एंड सन का भी मानते हैं, ये चीज मदर एंड सन वाली कॉन्सेप्ट भी है कि जे वुड इज फायर, वुड इज द मदर ऑफ फायर एंड फायर इज द सन ऑफ वुड, क्योंकि उसमें से वो चीज निकल रही है। फिर फायर इज द मदर ऑफ अर्थ, अर्थ इज द सन ऑफ फायर, तो सेम चीज है, अर्थ इज द मदर ऑफ मेटल, मेटल इज द सन ऑफ अर्थ। तो ये मदर ऑफ वो है कि एक माँ है एक बच्चा है, तो उसी चीज का एक्सप्लेनेशन। वो ये बहुत ही प्रैक्टिकल उसमें है, जब हम इसको एक प्रैक्टिकली सोचते तो ये याद रह जाता है पूरा। और उसी तरह से
अब जैसे वही रिलेशन क्या आ गया जनरेशन साइकिल में। अब वुड का कौन था, लिवर, और फायर का कौन था, हार्ट। तो लिवर क्या हो गया, हार्ट का मदर हो गई। जो उसमें मदर थी एलिमेंट में, उसका ऑर्गन दूसरे एलिमेंट के उसका मदर हो गया, और वो उसका सन हो गया। सिंपल वही चीज है। तो लिवर, और फिर उसमें आप ये भी देख सकते हैं लिवर में क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है। हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करना। तो ये जो होता है, ब्लड इज द नीड ऑफ हाउस ऑफ माइंड, लिवर का है। इसी तरह से फिर हार्ट किसकी मदर हुई, तो जब अगर हार्ट में लिवर में डेफिशिएंसी होगी तो हार्ट सफर करेगा। अगर मदर के पास कमी है तो बच्चे सफर करते ही हैं। तो सीधा से ब्लड की डेफिशिएंसी होगी। फिर क्या हुआ, हार्ट है। हार्ट क्या है, फायर एलिमेंट का है। फायर एलिमेंट का सन क्या है, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट का क्या है, स्प्लीन है। तो हार्ट का सन कौन हुआ, स्प्लीन हुआ। अब स्प्लीन और हार्ट का है रिलेशन है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, हेल्प्स द स्प्लीन टू फंक्शन, ट्रांसफॉर्म द ब्लड। अगर वो हार्ट अगर वो ठीक से पंप नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, तो स्प्लीन को के पास ब्लड की कमी हो जाएगी। अब फिर क्या होता है, स्प्लीन आया। स्प्लीन किसका है, अर्थ का है। फिर और अर्थ किसकी, और उसका सर वो जो लंग्स हो गया, मेटल। तो फिर क्या हुआ, स्प्लीन हो गया, लंग्स का की मदर हो गई स्प्लीन। अब फूड की है, वो फूड की स्प्लीन बनाती है। स्प्लीन से अगर फूड की नहीं जनरेट होगी, वो नहीं जाएगी, तो लंग्स को खाना नहीं मिलेगा। फूड की नहीं मिलेगी तो वो गैदरिंग की, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे ये फूड की और गैदरिंग की। तो गैदरिंग की का वो कैसे बनेगा, तो ये चीज हम नेक्स्ट में या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, गैदरिंग की और फूड की। तो ये हर ऑर्गन का मदर ऑर्गन जो है, लंग्स की मदर, लंग्स जो है किडनी की मदर हो गई। किडनी जो है लिवर की अगेन, तो सेम साइकिल बना। फिर उसी तरह से कंट्रोल साइकिल। अब हम इसी तरह से अब हम आ गए कंट्रोल साइकिल पे, सब्स्टिट्यूशन साइकिल या फिर कंट्रोल साइकिल। कंट्रोल साइकिल कैसे, ये है कौन किसको कंट्रोल करता है। अब अगर हम शुरू करें, फायर से शुरू करते हैं। फायर लगती है, मेटल होती है, तो क्या होता है, पिघल जाती है। तो फायर ने किसको कंट्रोल किया, मेटल को। वो पिघल, जो मेटल की स्ट्रेंथ थी उसको, वो था, उसे पिघला दिया, मोल्ड कर दिया अपने हिसाब से। फिर क्या हुआ, मेटल से क्या होता है, मेटल वुड को कैसे आरी से काट सकते हैं ना वुड, उसी तरह से अपने सिंपल उसमें याद रखिए, जैसे हम मेटल से वुड को काट सकते हैं, तो आरी से वुड को काट सकते हैं। तो इसी तरह से मेटल ने किसे किया, वुड को कंट्रोल। फिर वुड पे क्या है, वुड ने अर्थ को कैसे, लकड़ी पे जमीन में उगती है, पेड़ नीचे जमीन से निकलता है, तो उसे उसमें से छेद करके निकला। तो अर्थ में क्या हुआ, जो अगर कंट्रोल करना है, कोई चीज है जो फायर कहीं पे ऊर्जा मैं कि फायर ज्यादा हो गई है, फिर उसके लिए क्या कहेंगे, वाटर डालेंगे। वाटर डालते हैं, तो वाटर कैसे होगा, वाटर ने फायर को कंट्रोल कर लिया। तो ये एक ये हो गया कंट्रोल साइकिल। किसने किसको कंट्रोल करना है, अगर हमारे को फायर का नहीं कंट्रोल हो पा रही है, फायर बहुत ज्यादा है, तो पानी डाल देंगे ना, तो उसको वाटर एलिमेंट बढ़ा देंगे। किसी मेरिडियन में अगर फायर ज्यादा है, किसी मेरिडियन में अगर मेटल एलिमेंट ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे हम क्या कर देंगे, फायर एलिमेंट बढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा, मेटल एलिमेंट कम हो जाएगा, वो क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर अर्थ एलिमेंट ज्यादा हो रहा है, तो उसमें क्या कर देंगे, हम वुड एलिमेंट बढ़ाएंगे। और वाटर एलिमेंट हो रहा है, तो अर्थ के पानी पड़ा है कहीं पे तो कुछ नहीं होता, मिट्टी डाल देते हैं तो पानी को वो कर लेती है ना, सोख लेती है। उस तरह से ये एक दूसरे को कंट्रोल कर लेते हैं।
फिर अब उसी तरह से जैसे हमने उसका रिलेशन पढ़ा था पहले साइकिल में 5 एलिमेंट साइकिल में की जाए एक कौन मदर सन का, उसी तरह से ये आ गया कंट्रोल साइकिल का रिलेशन ऑर्गन में। लिवर कंट्रोल्स स्टमक, स्टमक एंड स्प्लीन। लिवर जो है, लिवर किसका है? वुड का है। वुड किसको कंट्रोल करती है? अर्थ को। अर्थ किसकी है? अर्थ का क्या है? स्प्लीन और स्टमक है। अर्थ का स्प्लीन और स्टमक है। तो लिवर ने किसे कंट्रोल कर लिया? स्प्लीन और स्टमक। जैसे भोजन होता है, भोजन को पचाते हैं तो उसमें से जो लिवर के वो निकलते हैं तो उससे होता है। फिर ऐसे हार्ट कंट्रोल लंग्स। हार्ट किसका है? फायर का। लंग्स किसके है? मेटल का। तो वो उसको कंट्रोल करते। तो उसी तरह से उनकी जो बीमारी है, जो उस मेरिडियन की बीमारी को अगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है उस मेरिडियन पे ट्रीटमेंट देने पे, तो हम उसके अपोजिट उस पे मेरिडियन पे दे सकते हैं। जैसे अगर हमारा जो डिग्रेडेशन ऑफ फूड डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो आपने देखा होगा लिवर पे ट्रीटमेंट देते हैं। एलोपैथी में भी डॉक्टर्स लिवर चेक करते हैं। लिवर अगर खाना ठीक से नहीं पचा पा रहा पेट, तो कहते हैं लिवर फैटी लिवर होता है या फिर कुछ लिवर की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन पे डिस्टर्ब होता है। तो अगर हमारा स्टमक और स्प्लीन की प्रॉब्लम स्टमक स्प्लीन पे ट्रीटमेंट देने पे नहीं हो पा रही है, तो हम उसे लिवर मेरिडियन पे ट्रीटमेंट देंगे। ये है कंट्रोल साइकिल का रिलेशन। अगर जो है लंग्स की ट्रीटमेंट देने पे लंग की में जो लंग गवर्निंग की है और वो नहीं वो कंट्रोल हो पा रही, तो हाँ हार्ट से गवर्न करेंगे हम लंग्स को। ये एक इसका बेसिक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये याद रहेगा तो एकदम, अगर हमारे इस ऑर्गन पे हम नहीं कर पा रहे तो हम इस ऑर्गन से इसे ले सकते हैं, तो याद रहेगा, बहुत जरूरी है ये। स्प्लीन कंट्रोल्स किडनी। किडनी को क्या कौन कंट्रोल कर रहा है? स्प्लीन। तो किडनी की अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो हम किस पे ट्रीटमेंट देंगे? स्प्लीन पे। तो इसीलिए सारे ऑर्गन चेक करे जाते हैं, हर एक का वर्क देखा जाता है कि कर रहा है। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं ये वाला ये ठीक नहीं है तो ये वाला कर रहा होगा, ये वाला नहीं तो ये वाला। लंग्स कंट्रोल लिवर। लंग्स अगर लिवर वो होता है तो उसमें आप देखेंगे लिवर कहीं ना कहीं। और ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये बहुत जनरल है। ये ना वो एलोपैथी वाले माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी रिलेशन आ ही जाता है। जब हम उसे वहां पे भी देखते हैं तो रिलेशन आता है कि उसमें ये इसमें लंग्स में ये प्रॉब्लम है, अच्छा तो उस लिवर पे ये असर आ गया, इस ऑर्गन की वजह से ये ऑर्गन खराब हो गया। अक्सर डॉक्टर बोलते हैं जिनका ऑर्गन का होता है ये ऑर्गन था ना इसलिए इस पे प्रेशर आ गया तो ये खराब हो गया, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा था इसलिए उस पर प्रेशर ज्यादा आ गया। तो हमें उस ऑर्गन के साथ दूसरे ऑर्गन को भी स्ट्रेंथनिंग देनी होती है। एंड किडनी कंट्रोल्स हार्ट। तो ये एक पूरा साइकिल है। पहले हमने वो देखा 5 एलिमेंट साइकिल, देन हमने देखा भी कंट्रोल साइकिल, एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन कैसे कंट्रोल करता है। अभी आते हैं हम ओवर एक्टिंग साइकिल या ओवर कंट्रोलिंग साइकिल। ये तो हमने देख ही लिया, वुड कंट्रोल्स अर्थ, अर्थ कंट्रोल्स वाटर, ये सारा डिटेल आ गया। यहाँ पे एक जगह पे वाटर कंट्रोल्स मेटल लिखा है, मेटल को काट के आप उसे फायर लिख कर ले। थर्ड लाइन जो है ना, वुड कंट्रोल्स वाटर, फिर अर्थ कंट्रोल्स वाटर, वुड कंट्रोल्स अर्थ, अर्थ कंट्रोल्स वाटर, वाटर कंट्रोल्स फायर एंड मेटल कंट्रोल्स वुड। ये तो डिस्ट्रक्शन साइकिल है जो उन्हें खत्म करके वो करती है।
तो इसमें इन सच केसेस कंट्रोलर एलिमेंट इज टू बी सिडेटेड, मतलब उसे सिडेट कर देते हैं। फिर आता है एंटी सब्जुकेशन साइकिल। इसमें क्या होता है, ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है, कंट्रोल जो कंट्रोल कर रहा है एलिमेंट उसने जो है दूसरे को बहुत ज्यादा कम सीरियसली वो कर दिया है, तो डेफिशिएंट कर दिया, तो उसको हम सिडेट कर देते हैं। मतलब कि हम वो अगर अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो हम वुड को सिडेट करेंगे, अगर वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो हम अर्थ को सिडेट करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सिडेट कर देते हैं कंट्रोलर को। ओवर एक्टिंग कंट्रोलिंग साइकिल है ये। तो ये उससे सिडेट के पहले तो हम कंट्रोल कर रहे थे, अब ये है एंटी सब्जुकेशन साइकिल। ये क्या है, ये रिवर्स कंट्रोलिंग साइकिल है, रिवर्स कंट्रोलिंग साइकिल, रिवर्स ऑर्डर है कंट्रोलिंग साइकिल का। जब बैलेंस ब्रेक होता है तब ये साइकिल यूज करते हैं। ये जो साइकिल है ये बैलेंस ब्रेक करने के लिए होती है, तो ये रिवर्स रहती है। जैसे जो पहले मेटल वुड को कर रही थी, ये वुड मेटल पे जब वुड का काम कर रहे होते हैं तब उस पे वो उस चीज का है। जब बैलेंस टूटता है तब इस साइकिल को यूज करते हैं, जब बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है, दो चीजों का बैलेंस बिगड़ रहा है तो हम इसको यूज करते हैं। और जो अब हम आते हैं ये कि कैसे बैलेंस बिगड़ता है। ईच एलिमेंट कैन बी इम्बैलेंस इन 4 ways। वो कोई भी एलिमेंट 4 तरीके से इम्बैलेंस होता है। द एलिमेंट इज इन एक्सेस, ओवर रिएक्ट ऑन द कंट्रोल एलिमेंट, बहुत ज्यादा होता है और ओवर रिएक्ट कर होता है कंट्रोल एलिमेंट पे, तो वो एक तो वो रीजन है। एलिमेंट इज डेफिशिएंट एंड इंसल्ट बाय द कंट्रोल एलिमेंट। कंट्रोल एलिमेंट में उसे बहुत डेफिशिएंट कर दिया और उसके अंदर घुसने लगा, तब जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया, तब ये एलिमेंट का इम्बैलेंस होता है। फिर एलिमेंट इज एक्सेस एंड ड्रॉ एक्सेसिवली फ्रॉम द मदर एलिमेंट, ज्यादा है और उसने मदर एलिमेंट से भी ज्यादा खींच लिया, तब भी इम्बैलेंस है। एक तो उसके पास ऑलरेडी बहुत है तो उसने, और मदर के पास जो था चलो मम्मी का भी हमारा है तो ले लेते हैं, उस चक्कर में उसके पास और ज्यादा हो गया तो वो और बिगड़ गया। ये वाला जो उसमें होता है। फिर एलिमेंट डेफिशिएंट फेल्स टू नॉरिश द चाइल्ड, मैं कि जो मदर एलिमेंट है वो डेफिशिएंट है और वो चाइल्ड एलिमेंट को दे नहीं पा रही। तो फिर ये होता है, ये 4 तरीके हैं। एक तो एक्सेस है और ओवर रिएक्ट कर रहा है कंट्रोल एलिमेंट पे, दूसरा है डेफिशिएंट है और कंट्रोल एलिमेंट के अंदर चला, भाई कि उसने कंट्रोल एलिमेंट ने उसे और वो कर दिया, दबा दिया। तीसरा हो गया उसके पास ज्यादा था और उसने मदर एलिमेंट से और ज्यादा ले लिया। जैसे हार्ट के पास अगर हार्ट के पास ज्यादा है और वो लिवर एलिमेंट से और ज्यादा ले लेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, उसी तरह से। और अगर डेफिशिएंट है मदर एलिमेंट, जैसे मदर एलिमेंट लिवर है, लिवर डेफिशिएंट है तो हार्ट को कैसे देगी। तो इसी तरह से ये चीज है। अभी तक का क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं हम फिर। डिजीज ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ द
जनरेशन साइकिल, ये क्या होता है? डिस्टरबेंस ऑफ जनरेशन साइकिल का दो रीजन हो सकते हैं। डिसबैलेंस ऑफ जनरेशन साइकिल के दो रीजन हो सकते हैं। मदर एलिमेंट इज नॉट नॉरिशिंग द चाइल्ड एलिमेंट। अगर मदर एलिमेंट डेफिशिएंट, मतलब कि वो इतना नहीं है उसके पास कि वो चाइल्ड एलिमेंट को दे सके तब, या चाइल्ड एलिमेंट इज टेकिंग टू मच फ्रॉम मदर एलिमेंट। एक तो है कि मदर के पास इतना नहीं है कि वो जब वो बच्चे को, चाइल्ड एलिमेंट को थोड़ा सा वो नॉरिश कर सके, वो एक उस पे वो जितना चाहिए उतना दे सके। और दूसरा है कि अगर जो चाइल्ड एलिमेंट के पास वो ज्यादा खींच ले रहा है मदर एलिमेंट से, तब ये जनरेशन साइकिल की जरूरत पड़ती है, डिसबैलेंस हो जाता है। इसका फिर देखिए एग्जाम्पल दिया है, लीवर जो है मदर एलिमेंट है और जो है हार्ट चाइल्ड एलिमेंट है, और डिसबैलेंस होता है तो लिवर नॉट नॉरिशिंग हार्ट। अगर जो है लीवर जो है ठीक से वो वर्क नहीं कर रहा, तो अगर लिवर ठीक से ब्लड जो है हार्ट को नहीं भेज रहा तो डेफिशिएंसी हो गया ना, विच कॉजेज हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी। इससे उससे क्या होता है? इंसोमिया, पल्पिटेशन, बहुत ज्यादा पल्पिटेशन पेशेंट को फील होगी, इंसोमिया होगा, डिसबैलेंस रहेगा। और जैसे इसी में देखिए अभी आया डेफिशिएंट गॉल ब्लैडर। और अगर जो गॉल ब्लैडर के जो गॉल ब्लैडर कैन नॉट अफेक्ट द माइंड, हार्ट कॉजिंग इमोशनल वीकनेस, टिमिडिंग बैक। जब गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर जो गॉल ब्लैडर में अगर कमी रहती है तो फिर डेफिशिएंट होता है, तो हार्ट में इमोशनली वीक हो जाता है, बहुत की वीकनेस सी फील करेगी। डिसीजन लेने का जो होता है तो वो गॉल ब्लैडर का होता है। डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो हमारे को गॉल ब्लैडर देता है। गॉल ब्लैडर तो उससे जो है गॉल ब्लैडर से क्या होता है, हार्ट में मतलब कि तो हार्ट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी कि वो, क्योंकि ये भी हमारा जो गॉल ब्लैडर भी हमारा वो वुड एलिमेंट है, तो इसलिए वो उसका वो रहता है, तो वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाते, एक जो लोग पूरी तरह से स्ट्रांगली डिसीजन नहीं ले पाते तो उनका हम गॉल ब्लैडर पे ट्रीटमेंट देते हैं। हिम्मत नहीं कर पाते किसी चीज कुछ करने की तो। और देखिए अभी इसमें नीचे दिया है इन्होंने, हार्ट अफेक्टिंग दी मदर। अब पहले तो हमने देखा जो मदर थी वो कैसे वो उसको अफेक्ट कर रही थी चाइल्ड को, अब चाइल्ड अफेक्टिंग दी मदर। उससे क्या हो जाता है, हार्ट में डेफिशिएंसी हुई, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी होती है तो फिर क्या होता है कि रक्त में कमी हो जाती है, इससे लिवर में रक्त संग्रह घट जाता है। लिवर क्योंकि स्टोरेज है ब्लड का, तो लिवर का जो ब्लड है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है लेडीज में, वो उसमें कमी आती है, वो बहुत ही कम होता है। फिर इसी तरह से अब हमारे हार्ट अफेक्टिंग दी सन, तो जो मदर है वो सन को अफेक्ट कर रही है, हार्ट अफेक्टिंग दी सन। तो सन मतलब उसका क्या है, उसका सन है स्प्लीन। तो अगर हमारा जो हार्ट का है तो
तो इसमें जो मेंटल वो जो होती है ना, जो उसमें कंसंट्रेटेड वो रहता है, जो उसका हार्ट में है, अगर वो ज्यादा ब्लड का वो रहता है, हार्ट फायर डेफिशिएंट हो जाती है, तो फिर तो स्प्लीन में जो वार्म स्प्लीन यांग है वो कम हो जाती है, लीड टू फीलिंग कोल्ड एंड कोल्ड फीलिंग और डायरिया हो जाता है उससे। और इसी तरह से जो स्प्लीन अफेक्टिंग स्प्लीन है, चाइल्ड हैज अफेक्टेड द मदर। स्प्लीन क्या करती है, की बनाती है एंड ब्लड बनाती है। तो अगर वो अपना काम नहीं करेगी और जो हार्ट को एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए अपने चाइल्ड से कि जो वो की और ब्लड बना के दे, तो और वो नहीं दे रही है, तो फिर उसके बाद क्या है, हार्ट सफर करेगा। अगर ब्लड कम हो रहा है तो फिर जो है, और की कम है तो हमारी एनर्जी भी कम है, तो उससे क्या होगा, इंसोमिया, पैल्पिटेशन, मेमोरी लॉस, स्लाइट डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ से बात भी कर लीजिएगा डॉक्टर जया। ओके ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ से जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे स्प्लीन। यहाँ से अपना नोट कर लीजिए, तो यहाँ से अगली बार जब आप करेंगे तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है। हाँ, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है। थैंक यू। किसी को पूछना हो तो वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। ठीक, थैंक यू। हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हैं और हम लोग ये जानते हैं कि आयुर्वेद का परिभाषा क्या है। आयुर्वेद का जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आवश्यकता की वजह से हुई, और पहले जो एक्यूपंक्चर था वो एक्यूप्रेशर के रूप में हुआ, चाइनीज एक्यूप्रेशर के रूप में। बाद में आवश्यकता ये हुई कि जो मेरिडियंस हैं उनको हम लोग शरीर के पूरे शरीर में स्थापित कर चुके हैं, और हम लोग उनमें कभी कोई प्रिक नहीं कर सकते या कहीं पर मैग्नेट नहीं लगा सकते। तो उसके लिए आवश्यकता हुई कि हाथों की हथेलियों में और पैरों के तलवे में, इन सब में एक कंसेप्ट आया प्रोफेसर पार्क जीवू का, और उसके जो सूत्र हैं वो आयुर्वेद से मिले। तो इनके आधार पर एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की शाखा डेवलप हुई, जिसमें आयुर्वेद के ज्ञान और एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट इनको शामिल किया गया। तो आयुर्वेद का जो अब अर्थ था वो आयुष, आयु, लाइफ, और वेद। वेद माने नॉलेज, और इसकी ये जो आयुर्वेद का जो सूत्र है वह ऋग्वेद से नहीं है, सामवेद से नहीं है, बल्कि ये अथर्ववेद से है। तो ये अथर्ववेद का जो पहला सूत्र था उसी सूत्र से आयुर्वेद का उद्भव हुआ। तो हम लोग आयु मतलब आयु का जीवन शैली का जो ज्ञान है उसको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के नाम में, तो आयुर्वेद का अर्थ ये था कि आयु का ज्ञान यानी जीवन शैली का ज्ञान, और उसके आधार पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की शुरुआत हुई, और ये प्रयाग एसपीएस प्रयाग ने इसको शुरू किया। तो अब पहले हमारे यहाँ कालांतर में ऋषि मुनियों ने इसी ज्ञान को प्राप्त किया था, उसके आधार पर वो सारा ट्रीटमेंट करते थे। तो ये इसको सार्वभौमिक कहा गया इसीलिए क्योंकि पहले भी था, सार्वकालिक कहा गया, सर्वशक्तिमान कहा गया क्योंकि ये कहा गया कि यह वास्तव में ईश का वचन है, और इसलिए हम लोग आयुर्वेदों का सिद्धांत का समावेश कर किया, और जो सिद्धांत थे आयुर्वेद के
यानी वात पित्त कफ, इनका भी हम लोगों ने किया। और उसके जो 7 धातुएं थी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सबको भी हम लोगों ने सिद्धांतों को शामिल किया। और उन सिद्धांतों को शामिल करने के बाद उसका ट्रीटमेंट जो हुआ वो एक्यूप्रेशर के माध्यम से करने का शुरू हुआ। तो ये उसकी पृष्ठभूमि है। अब पृष्ठभूमि में क्या अर्थ है कि कैसे ये डेवलप हुआ। तो पहले आयुर्वेद का ये मानिए कि आयुर्वेदिक एक सूत्र है इसमें कि धर्मार्थ, ये देखिए एक सूत्र है, ये 15 नंबर पे लिखा हुआ है, 15 नंबर में लिखा हुआ है धर्मार्थ, सेकेंड लाइन है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलभूतम, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको प्राप्त करने के लिए आरोग्य ही उत्तम, वो आरोग्य ही मूल में है। तो यानी आरोग्य माने आपको निरोगी होना। तो यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे यहाँ पुरुषार्थ कहे गए हैं, और मोक्ष हमारे यहाँ अंतिम लक्ष्य है। और उसको प्राप्त करने के लिए धर्म और अर्थ और काम 3 हमारे साधन हैं। तो इन साधनों ये क्वालिफाइंग है, यानी ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और जब तक ये क्वालिफाइंग मार्क्स आप अटेंड नहीं करेंगे तब तक आप मोक्ष की दिशा में जा नहीं पाएंगे। क्यों? मोक्ष ही तो जीवन मृत्यु से, इस जो भवसागर का जो जीवन आना जाना है, इससे मुक्ति दिलाता है, या इसको मोक्ष, तो वो मोक्ष है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके लिए आरोग्य निरोगी रहना उत्तम है। और इसीलिए जब यहाँ पर संसार में ऐसा पाया गया था कि किसी समय ये बहुत बीमारियों ने घेर लिया, तब ऋषि मुनियों ने एक सभा किया और ये समझा कि वर्चुअली इसका कारण क्या है, ये जानना चाहिए। तो उन्होंने जब एक सभा करने पर, अब चूंकि वो त्रिकालदर्शी थे, ऋषि मंत्र दृष्टा रहे, ऋषि मंत्र दृष्टा होता था, यानी जो चीजें आपको भूत में है, जो वर्तमान में, जो भविष्य में होना है, उनका त्रिकाल दर्शा बोलते हैं, त्रिकाल दृष्टि जिसको होता है, त्रिकाल दृष्टा थे। तो उन त्रिकाल दृष्टाओं ने जब मीटिंग में ये जाना कि वास्तव में इसके इलाज का एक उपाय है, इसका इलाज भी है, इससे निरोग होने का उपाय है, क्योंकि हम अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को, पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने इस पर मीटिंग करने के बाद ये जाना कि वास्तव में इसका साधन है। और ये ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी को आत्मभूति हुई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी भी ऋषि हैं और हमारे पितामह हैं। तो पितामह ब्रह्मा ने इसको जाना था, और जानने के बाद इसको दे दिया था दक्ष प्रजापति को, अपने मानस पुत्र को। दक्ष प्रजापति ने इसको उनके अश्विनी कुमारों को दिया, और अश्विनी कुमारों से इसे देवराज इंद्र ने प्राप्त कर लिया था। तो उन्होंने माना कि देवराज इंद्र के पास आज यह ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान। तो हमारे यहाँ प्रयाग से हमारे ऋषि जो है वो गए, और उन्होंने, ये देखिए भरद्वाज ऋषि हमारे यहाँ जो गए, और भरद्वाज ऋषि ने अपने को ये सबमिट किया, ये अपने को बताया कि मैं जा सकता हूँ और मैं वहां जाऊंगा, और देखकर वहां से तो वहां गए और वो देवराज इंद्र के पास गए, और देवराज इंद्र के पास कुछ समय रहते हुए उन्होंने इन सब का आयुर्वेद का अक्षर से ज्ञान प्राप्त किया, और वो अक्षर से ज्ञान लेकर के अपने शिष्यों को दिया। उनके शिष्य उस समय थे पुनर्वसु आत्रेय, अत्रि के पुत्र थे, तो पुनर्वसु आत्रेय को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। और इस परंपरा में यह अंत में महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत के पास आई, और इन लोगों ने अपने अपने ग्रंथों की रचना किया। तो ये आयुर्वेद का एक थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास था। तो आयुर्वेद महत्वपूर्ण क्यों है, तो अब हम लोग इसको क्यों माने, तो हम लोगों ने पहले देखा था कि पहला तो ये था कि आयुर्वेद इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलभूतम। अब अगर आरोग्य ही रहना, मतलब निरोगी रहना ही है, तो उसके लिए हमको कोई ना कोई चिकित्सा शिक्षा जाननी चाहिए। तो हम तमाम
चिकित्सा पद्धतियां हैं, इन चिकित्सा पद्धतियों में किस चिकित्सा पद्धति को हम लोग प्राप्त करें, तो उसके लिए उन्होंने कहा, एक श्लोक है, देखिए श्लोक नंबर 24 है कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम अस्वस्था तुरपारायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बहुधेयम पितामह। उन्होंने कहा कि यह हेतु सूत्र है, लिंग सूत्र है और औषध ज्ञान, ये 3 सूत्र हैं उसमें। और क्या है? हेतु माने कारण, क्या है, क्या कारण है, किसी ज्ञान में कोई है तो ये चिकित्सा करनी है तो हमको ये कारण क्या है। और लिंग माने वर्चुअली उसके जो हमारे पास लक्षण आ रहे हैं वो लक्षण कैसे हैं, और फिर इन पर हम किस औषधि का प्रयोग करें। तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तो औषधियां हमारी मैग्नेट्स है, हमारी मेथी है, ये हमारे कलर है। लेकिन हेतु सूत्र हमारे पास जब पहली बार कोई रोगी आएगा तो लिंग सूत्र लेकर आएगा, वो बताएगा कि हमको इस तरह का ये हो रहा है, हमारा गला दर्द कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उनके आधार पर हम हेतु सूत्र की खोज करेंगे और तब उनको औषधि देंगे उसी हिसाब से। तो ये कहा कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम, इन तीनों सूत्र है, इसमें 3 सूत्र हैं। और स्वस्थातुर परिणाम, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए हितकारी है, यानी ये हितकारी है किसके लिए? जो स्वस्थ है उनके लिए भी हितकारी है और जो आतुर रोगी है उनके लिए भी हितकारी है। और इनको कहा त्रिसूत्रम, त्रिसूत्रम 3 सूत्र वाला है। और शाश्वतम कहा, शाश्वतम कह दिया, यानी शाश्वत माने जो पहले भी था और आज भी वो कल भी रहेगा, ये हमेशा पुण्यम, पुण्यकारी है। पुण्यकारी इसलिए भी कहा कि ये स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए है। तो बहुविधेयम पितामह, और इसको साक्षात ब्रह्मा जी ने जाना था, महसूस किया था, आत्मसात किया था, ये ज्ञान प्राप्त किया था, पढ़ा नहीं था। तो यानी पितामह ब्रह्मा का जो ज्ञान था वो हमारे कुल परंपराओं में हमारे पास आया। तो इसलिए हमको जानना महत्वपूर्ण है कि निरोगी रहना है, और ये हमारे अपनी कुल परंपरा है। इस कुल परंपरा में और स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए हितकारी है, तो हम इसको क्यों ना अपने पास लें और इसको क्यों ना इसका ज्ञान प्राप्त करें। इसलिए आयुर्वेद महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब उसके लिए इस वाले में बहुत अधिक पॉइंट नहीं है, यह उसका आधार है। तो यहाँ पर उसका वो है ना। अब देखिए, अब हम लोग चैप्टर 2 की तरफ आते हैं। ये चैप्टर 1 में इतना ही पर्याप्त है। अब प्रमुख विशेषताएं जो है हम लोग उसको जान लें कि आयुर्वेद की परिभाषा जब दिया तो परिभाषा से भी हम कोई मालूम हुआ कि वास्तव में इस आयुर्वेद को जानना बहुत आवश्यक है और हमारे लिए हितकारी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसकी परिभाषा दी गई थी वो, क्योंकि किसी भी सिद्धांत को आप जब डेवलप करते हैं तो हालांकि यह दर्शन था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस दर्शन को भी शब्द सूत्रबद्ध किया, कहीं ना कहीं श्लोकबद्ध कर दिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि आयुर्वेद हम कहें किसको, तो उन्होंने कहा हिताहितम सुखम, हिताहितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिताहितम अमानंच तत्र यत्रोक्त मायुर्वेद सौच्यतै। तो आयुर्वेद की जो परिभाषा ही दिया वो परिभाषा ही इतनी हमारे लिए लाभदायक थी, गुणकारी थी और आकर्षक थी। क्यों? हिताहितम सुखम, हित और अहित, जिस शास्त्र में हित और अहित का ज्ञान हो, सुख और दुख की आयु को क्या है इसका ज्ञान हो, और हमारे लिए हमारा हित किस में है, हमारा अहित किस में है, और हमको कौन सा पथ्यकारी है, कौन सा अपथ्यकारी है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए, कौन सा नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसे। और इनका पैमाना भी मानम माना मान पैमाना, पैमानों को प्रमाण, पैमाना को का हिंदी है, शुद्ध हिंदी है प्रमाण, तो उसको पैमाना कर दिया गया, उसी को मान कहा गया। तो मानम चतच, जहां इन सबके मान का वर्णन है, इनके पैमाने का वर्णन है कि कितना मात्रा में चाहिए, कितना कैसा चाहिए, जहां जहां ये पैमाना है, ये जहां पर कहा गया है उसको आयुर्वेद कहा गया है। तो आयुर्वेद की परिभाषा इतनी इतनी इतनी
समावेशी थी, उसमें सारे चीजों का समावेश किया गया था कि यह आयुर्वेद हमारे लिए हितकारी है, क्योंकि हित आयु और अहित आयु का है, सुख आयु दुख आयु। अब हित आयु क्या है? हित आयु अहित आयु वही सब आयु है जो हमारे कहीं गीता में या अनेक शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वही हित आयु है, जिसमें जिसमें जो कल्याणकारी आप जो जीवन जो आयु आपकी हितकारी हो यानी कल्याणकारी हो वो आपकी हित आयु है। अहित आयु है जिसमें हम कल्याण न कर रहे हो। सुख आयु क्या है? जिसमें आप निरोगी हो। दुख आयु क्या है? जिसमें आप रोगग्रस्त हो, वो दुख आयु है। तो हम इसका सबके पैमाने जो दिए हुए हैं उन पैमानों के हिसाब से अगर हम अपने जीवन दर्शन को चलाते हैं, अपने जीवन शैली को चलाते हैं, तो हमको हित आयु अधिक मिलती है और मानंच तच इनका। तो इसलिए आयुर्वेद को महत्वपूर्ण माना गया कि इसमें हित और अहित आयु, ये शायद ही किसी अन्य चिकित्सा में हित आयु और अहित आयु का वर्णन हो। दूसरा एक थ्योरी बहुत सिद्धांत आया ब्रह्मांड और पिंड, जिसके आधार पर हम लोग आज एक्यूप्रेशर में अपना हाथों की हथेलियों में जो हम लोग सुजोग थ्योरी पढ़ते हैं वह इसी सूत्र का, इसी श्लोक का ही आगे एक्सटेंशन है। हमारे ऋषियों ने देखा कि उन्होंने कहा कि ये जो कंसेप्ट था, ये जो दर्शन था कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। उनका जितने भी मूर्तिमंत भाव विशेष कहां पर लोक में यानी ब्रह्मांड में है वही आपके पुरुष में है। पुरुष माने मानव। और अगर जो जितने पुरुष में ये मूर्तिमंत भाव हैं वो लोक में ब्रह्मांड में है, तो यानी ब्रह्मांड और पिंड को एक माना। इसी थ्योरी के आधार पर यह डेवलप हुआ कि अगर ब्रह्मांड में और पिंड में, शरीर में समता है, समानता है, तो हमारे शरीर में भी और हमारे अंगों में भी कोई समानता हो सकती है। तो शरीर में उन्होंने अपनी उंगलियों में, अपने हथेलियों में उसको माना कि जैसा शरीर है वैसा हथेलियों में हमारा है, हमारी उंगलियां उस तरह की हैं, इसलिए उन्होंने हथेलियों में यह सूत्र स्थापित कर दिया। और यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव, उनका जो मूर्तिमंत भाव शरीर में है वही हमारे हथेलियों में है, वैसे ही हमारा हथेलियों में जो एक्शन लेंगे वो हमारे शरीर पर एक्शन वही होगा। तो इस सिद्धांत के आधार पर ही ये डेवलपमेंट हुआ। और इस सिद्धांत को जब आगे कभी आप इंटरप्रेट करेंगे तो आप समझ लीजिए कि जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जिसका की बात हम लोग आगे चल के करेंगे, पुरुष की संज्ञा पहले समझ लें। पुरुष की संज्ञा का अर्थ था कि जहां पर खादेय चेतना षष्ठा यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनके साथ जो चेतना धातु है जब तक वो नहीं ऐड होगी तब तक पुरुष की संज्ञा नहीं होगी। तो पुरुष की संज्ञा का अर्थ है, यानी पुरुष का जो परिभाषा है उसमें माना जाएगा कि खादेय चेतना षष्ठा, माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी यह तो हो ही, उसके साथ चेतना भी हो, तो यह पुरुष की संज्ञा हो जाए। अब उन्होंने कहा कि मूर्तिमंत भाव से अर्थात क्या है? अगर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है तो यह कहाँ है? हमारे शरीर में, अगर हमारे ब्रह्मांड में ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है तो शरीर में कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि आकाश वही है, वो आकाश वही है जो आपके रोम छिद्र, जैसे आकाश से कोई चीज आवरण होता है वैसे आवरण आपके शरीर में भी है, और वो आवरण आपका त्वचा के रूप में है। और इस त्वचा में जैसे आकाश से पानी बरसता है वैसे ही आपके शरीर से, इन रोम छिद्रों से आपको कुछ चीजें निकलती है, पसीना निकलता है, इनसे आप अंदर हो। तो यानी जैसे सुशिर, जैसे उसमें छिद्र युक्त है वैसे आपका भी शरीर छिद्र युक्त है। तो वो आकाश की तुलना उन्होंने। फिर उन्होंने कहा वायु, तो उन्होंने कहा जो वायु है, जो लोक में या ब्रह्मांड में वायु है वो आपके अंदर प्राण वायु है, वो प्राण वायु के माध्यम से ही आप जीवित रहते हैं, तो प्राण वायु हो गई। उन्होंने कहा कि वहां जो अग्नि है, अग्नि तत्व है, तो वो आपके अंदर का, उन्होंने कहा जो आपके यहाँ टेम्परेचर है वही अग्नि तत्व है। जो आपका टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आप बोलते हैं, वह जो गर्मी है वह गर्मी वही अग्नि की गर्मी है। इसके अलावा हमारे शरीर में आयुर्वेद ने 13 अग्नियों की और कल्पना किया, और ये 13 अग्नियां क्या थी? 7 धातुओं की अग्नि थी।
तो 7 धातुओं के अग्नि, और पंच तत्वों के, पंच महाभूतों के अग्नि तो 7 5 12, और एक जठराग्नि कहा, जो जठराग्नि सबसे कंट्रोलर थी, तो जठराग्नि जो उदर में होती है वो जठराग्नि। तो इस पर 13 अग्नियों का कंसेप्ट वो था। अग्नि का अर्थ ये था कि जो अग्नि वहां है वो अग्नि हमारे शरीर में भी है, और इन सब अग्नियों के कारण ही हमारे शरीर का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो ये अग्नि हो गई। फिर उन्होंने कहा कि जल कहाँ है, तो उनका जल जो आपकी शीतल, जो आपका गीलापन महसूस करते हैं, आपके हाथों को छू करके, पैरों को छू कर जो गीलापन महसूस करते हैं, वह आपका जल है। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी कहाँ, पृथ्वी तत्व क्या है, उनका पृथ्वी वही है जो आपके शरीर का पूरा आकार है, वही आपका जो शरीर का आकार है वह पृथ्वी तत्व है वहां पर। इस प्रकार उन्होंने फिर आगे चल के तमाम बताए कि कैसे सूर्य का जो रूप है, जो सूर्य का जो है वो क्या है, एनाबेलिज्म और कैटाबेलिज्म का जो कंसेप्ट है, तो उनका एनाबेलिज्म कैटाबेलिज्म उसी तरह है जैसे चंद्रमा और सूर्य करते हैं। सूर्य कैटाबेलिज्म का कंट्रोलर है, वो अग्नि तत्व के साथ कैटाबेलिज्म करता है, तो वो कैटाबेलिज्म का हुआ। वायु भी है, वायु भी तो काम करते हैं, सबका रूप बताया। प्लस उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे जो आपके जैसे जो अहंकार भाव है, तो अगर अहंकार भाव है तो वो आपका इंद्र का भाव है। जो आपके अंदर क्रोध है, वो क्रोध आपका शिव के है, जो जिसको शिव बोलते हैं आप, तो वो शिव का जो रूप है वो। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि जो अगर आप अपने वायु के उम्र के उसमें करें, तो जो सृष्टि का उद्भव है वही आपके यहाँ पर जन्म लेना है। वहां सृष्टि है, यहाँ जन्म लेना है, गर्भाधान। और वहां पर फिर उसके बाद उन्होंने कहा बाल्यावस्था, वहां पर उनका शुरू में सतयुग, त्रेता, द्वापर, तो सतयुग को कहा उन्होंने बाल्यावस्था है, त्रेता को उन्होंने कहा कि युवावस्था है, द्वापर को कहा उन्होंने कहा वृद्धावस्था है, और कलयुग को कहा उन्होंने कहा ये जो रोग वाली अवस्था है वो आपकी अवस्था कलयुग की अवस्था है। तो इस तरह अवस्थाओं का विवरण किया। और शरीर के जितने भाव थे, पुरुष में जितने भाव थे, उन भावों का लोक में बताया कि लोक में ऐसे ऐसे भाव वहां हैं। इस रूपों में हम लोगों ने ये माना कि यह लोक में जो ब्रह्मांड में मूर्तिमय भाव है वो हमारे शरीर में है, और इनके आधार पर ये तय हुआ कि यह श्लोक का अर्थ पूरा क्या है। इन यांग जो वहां पर ड्युअलिटी का कंसेप्ट था, तो ड्युअलिटी के कंसेप्ट में इन यांग का कंसेप्ट था चाइनीज में इन, और प्रकृति ने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया, एक इन था और एक यांग था। एक सत्ता हल्की थी, वो ऊपर की ओर चली गई, उसने स्वर्ग की रचना किया, और एक सत्ता जो थोड़ा संगनित थी वो नीचे चली गई, उसने पृथ्वी का। तो ये इन यांग 2 कंसेप्ट ड्युअलिटी के थे, लेकिन हमारे उसमें लोक और प्रकृति और पुरुष का है। तो हमारे द्वैत सिद्धांत, वहां जो द्वैत का सिद्धांत चाइनीज में था, वही द्वैत का सिद्धांत हमारे यहाँ इसमें भी आयुर्वेद में। तो उन्होंने जैसे माना था कि जन्म है यांग, उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा नहीं है कि इन और यांग बहुत एक दूसरे पर ऐसे निर्भर तो हैं, लेकिन ऐसे विपरीत भी नहीं है, वो एक दूसरे का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये नहीं कह सकते कि कौन कारण है और कौन कार्य, जैसे ये नहीं कह सकते कि कौन अंडा है और कौन पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, ये नहीं कह सकते। तो पहले कारण आया या पहले कार्य आया, ये नहीं कह सकते। इसलिए कारण और कार्य का संबंध न होकर के एक के बाद दूसरा काम आना है, और एक में दूसरा समाहित है। तो उसी तरह हमारे प्रकृति पुरुष का भी कंसेप्ट आया। अब आयुर्वेद का प्रयोजन हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि उन्होंने भी कहा था कि स्वस्थातुर्परायणम, ये प्रयोजन के रूप में हिताहितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिताहितम और मानंच तच्चोक्ते स्वास्थ्य। तो वहां पर उनका स्वस्थातुर्परायणम, नहीं स्वस्थातुर्परायणम पहले श्लोक में है, तो स्वस्थातुर्परायणम का जो कंसेप्ट आया था, तो वही कंसेप्ट यहाँ आया। प्रयोजनम चा से आयुर्वेद स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमम चा। तो उन्होंने कहा कि प्रयोजन क्या है, जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और
जो अस्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा तुम करेंगे, उसके विकार को दूर करना, उसके रोग को दूर करना। जो यहाँ पर आया था कि आयुर्वेद महत्वपूर्ण क्यों है, जो उसमें कहा गया था हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्था तुरपरायणम सूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धियम पितामह, ये जो था तो उसमें भी देखिए स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण की बात थी, आतुरस तो वही है। तो प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का, प्रयोजन में उद्देश्य क्या है, क्यों इसको पढ़ें, तो उनका स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। शायद ही किसी दर्शन में यह बात आती हो कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा भी करना है, चिकित्सा पद्धतियों की बात कर रहा हूं। तो ये हमारे आयुर्वेद में है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसके विकार को, उसके रोग को दूर करने का हमारा उद्देश्य है। अब पराभौतिक और भौतिक के कंसेप्ट आया कि जो स्थितियां दो होती है, एक भौतिक होती है, एक पराभौतिक। तो दोनों हमारे दोनों, जो चाइनीज हो चाहे हमारा भारतीय दर्शन हो, इन दोनों में फिजिकल और मेटाफिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइफ की बात की गई है, भौतिक और पराभौतिक। पराभौतिक सत्ता यह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्ता है। तो देखिए कोई भी भौतिक क्या होगा, जो दिखाई पड़ेगी, लेकिन पराभौतिक क्या होगा, दिखाई नहीं पड़ेगी। जो दिखाई नहीं पड़ती वो पराभौतिक है। जो स्पर्श है, जिसको आप टच से फील कर सकते हैं, आप इसमें महसूस कर सकते हैं, वो तो स्पर्श हो गई। और जो आपने टच फीलिंग नहीं हुई, मन से जाना, वो अस्पर्श हो गई। जो व्यक्ति है, जो बाहर दिखाई पड़ रहा है, अपने को मैनिफेस्ट कर रहा है कि मैं ये आकार ले रहा हूं, तो वो तो व्यक्त हो गया, भौतिक हो गया। लेकिन जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, यानी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, वह आपको दिखाई नहीं पड़, वो मन की आंखों से दिखाई पड़ रहा वो है। जैसे शब्द और अर्थ है, तो शब्द तो आप बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर जो अर्थ है, अंतर्निहित भाव, मीनिंग है, वो अलग है। तो उसी तरह वो पराभौतिक है। शरीर आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन मन कहीं दिखाई पड़ता है, मन में बुद्धि, आत्मा, काल, दिशा सब आती है, तो वो है। आप आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तो भौतिक है, लेकिन इनका जो गुण है, जो पराभौतिक है। कैसे, एक जैसे आकाश, उसमें कहें आकाश समीरा, शीतल, जल में शीतलता है, पावक में दाहकता है, गगन में शून्यता है, समीर में क्या है, समीर में प्रसारता है और छित में व्यापकता है। तो ये उसी तरह तत्व एक तत्व हुआ मेटल, कोई मेटल होगा और उसकी जो पदार्थ है और उसकी जो ऊर्जा है। एक तो तत्व हुआ पदार्थ खुद हुआ अपने में, उसके अंदर ऊर्जा, जो गुण कर्म है। जैसे मैं कहूं कि मैं ये संज्ञा से हूं, मैं अरविंद के संज्ञा से हूं, तो मैं जो ये तो अरविंद संज्ञा है, लेकिन जो मेरे अंदर ऊर्जा है, गुणकर्म है, वो पराभौतिक है। तो इस रूप में इसको माना गया। अब इस श्लोक का अर्थ ये है कि देखिए, ये उन्होंने कहा कि कैसे तो ये दर्शन चूके है, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रलय काल में ये जो हमारा, हम कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से हमारा शरीर बना हुआ है, तो प्रलय काल में यही नष्ट हो जाता है और ये अलग अलग भाव में विभक्त हो जाता है। आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में। तो ये अलग अलग प्रलय काल में सब, ये पुरुष प्रलय काल में अलग होगा, अपने भाव, अलग अलग भाव में चला जाता है, अलग अलग रूपों में व्यक्त हो चला जाता है। रूप का ग्रहण करता है। जब सृष्टि होती है तो उस समय क्या होता है, यह इस समय जो संयोग था वो संयोग से वियोग हो गया और अलग अलग सत्ताएं आ गई। आकाश की सत्ता, वायु की सत्ता, सारी सत्ताएं अपनी अपनी सत्ताओं में मिल गई। जब फिर अंधकार हो गया, प्रलय काल में अंधकार हो गया, अंधकार के बाद फिर धीरे धीरे सृष्टि जब उद्भव होगा, तो फिर ये शब्द, जो इनके जो मूलभूत, जिनको भूत कहा गया है, जो गुण कहा गया है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो है भूत, इन्हीं से महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो भूत हैं वही आपस में जब करेंगे तो टकराएंगे, तो शब्द से फिर आकाश बनेगा, फिर स्पर्श से वायु बनेगी, रूप से अग्नि बनेगी, रस से जल बनेगा और गंध से पृथ्वी बनेगी। और ये फिर
उन्हीं में समाहित होकर के एक बार संयोग करेंगे और संयोग माने बाद फिर पुरुष के रूप में पुरुष की संज्ञा अख्तियार कर लेंगे। तो यह जो है यह चक्र जो है इसी चलता है, सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि। अब एक्यूपंक्चर में देखिए 5 तत्व हैं, 6 ऊर्जाएं हैं, 6 धातुएं हैं और भूत को तन्मात्राएं भी कहा गया है, ये याद रखिएगा। ये भूत जो है उनसे तन महाभूत बने हैं, लेकिन भूत को तन्मात्राएं भी कहते हैं। तो ये उसमें बहुत नहीं है। अब आयु की व्याख्या के आयु की परिभाषा जो उन्होंने दिया, तो इन्होंने कहा इनकी परिभाषा थोड़ा भिन्न थी। इन्होंने कहा शरीर इंद्रिय सत्तात्म संयोगो धारे जीवितम। इन्होंने कहा शरीर प्लस इंद्रिय प्लस सत्व प्लस आत्म, इनका संयोग, 4 चीज कही, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्म, यानी 4 चीज क्या हुआ, एक तो शरीर हो गया, एक इंद्रिय हो गया, तो शरीर प्लस इंद्रिय तो शरीर इंद्रिय बन गया, सत्व प्लस आत्म से सत्वात्म बन गया, सत्व प्लस आत्म, संधि विच्छेद करिए, सत्व प्लस आत्म, सत्व क्या है, मन, और आत्मा। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा जा रहा है। तो यहां जो परिभाषा थी बड़ी कठिन परिभाषा और बड़ी विशद परिभाषा थी, जो सरल नहीं थी। कहा कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम। ये कौन सी परिभाषा है? ये परिभाषा आयु की है। आयु की परिभाषा क्या है? उनका ना ऐसे नहीं कह सकते कि आप जब से जीवन है, जब से मरण है, तब से आयु है। नो, उन्होंने कहा शरीर और इंद्रिय और मन और आत्मा के संयोग को ही आयु कहते हैं, और इसी को धारी कहते हैं। क्यों? यह आयु है जो इन सब चीजों को धारण करती है, और जीवित, इसी को जीवित कहा जाता है, और इसी को नित्यग कहा जाता है। नित्यग माने नित्य गतिशील, नित्यग, नित्य गतिशील, ग से गतिशील, नित्यग माने नित्य गतिशील। जब तक जीवन है तब तक आप चलायमान है, कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है, पलकों का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट, मन का मूवमेंट, सारे मूवमेंट आपके नित्य की वजह से है, क्योंकि नित्य गतिशील है। जब गति नहीं होंगे तो वो जीवन आयु नहीं रहेगी। तो नित्यग चा अनुबंध भी कहा गया इसको। क्यों अनुबंध कहा गया? क्योंकि आत्मा के साथ कहीं न कहीं इनका अनुबंध होता है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। ये दर्शन की शास्त्र है, ये दर्शन कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है आत्मा के साथ, कि यह अनुबंध है, इसलिए इसको, इस आयु को अनुबंध कहा गया। इतने समय के लिए यह शरीर, इंद्रिय, सत्व और मन का, सत्व और आत्म का संयोग होगा, तो यह अनुबंध कहा गया। ये उसके पर्यायी माने पर्यायवाची है। आयु उच्चते, सब पूरा संधि विच्छेद करिए, पर्यायी माने पर्याय है। आयु उच्चते, इन्हीं को आयु के पर्यायवाची कहा जाता है। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि शरीर, इंद्रिय और सत्व आत्म संयोग नहीं है, चारों चीजों का नहीं है, तो आयु उसको नहीं कहते हैं हमारे आयुर्वेद के हिसाब से। अब ये उन्होंने कहा जिज्ञासाएं कैसे होती हैं, हित और हित, ये सब चीजें हैं। तो अब चेतना देखिए, चेतना जो है, इनमें जो आत्मा की बात कही गई है, वह आत्मा ही चेतना के रूप में है यहाँ पर। तो इसलिए चेतना को आप जानिए कि यह, उसका उद्गम स्रोत आत्मा है, और आत्मा ही चेतन है, और सब चेतन नहीं है, और पूरा शरीर चेतन नहीं है, केवल आत्मा चेतन है। इसीलिए कहा गया था वहां कि पुरुष क्या है? खादे है चेतना संस्था। जिस पुरुष में जब तक आपको चेतना नहीं होगी तब तक आप नहीं। तो आगे उसको परिभाषा के रूप में भी कहा गया है। देखिए उन्होंने आगे डिफाइन किया हुआ कि आप, अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, थोड़ा सा बताने की जरूरत है इसको, क्योंकि इन्होंने कहा कि न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कार्य मुखाण भवंती, द्रव्याण ही द्रव्य प्रभावाद गुण प्रभावाद
द्रव्य गुण प्रभावाच तस्मिन् तस्मिन् काले तद्धिकरण मासाद्य ताम ताम यम युक्तमर्थ चतम तमविप्रेत यत् कुर्वन्ति तत्कर्म येन कुर्वन्ति तद्वीर्य यत्र कुर्वन्ति तदधिकरणम यदा कुर्वन्ति स कालः यथा कुर्वन्ति स उपायः और यत् साधयन्ति तत्फलम। बहुत बढ़िया वो है, यह उसका सूक्त वाक्य है और ये इसी में बहुत चीज समाहित है। उन्होंने कहा कि यह कभी मत समझिएगा कि केवल जो आपका द्रव्य है, द्रव्य माने कोई आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी आप लीजिए, मान लीजिए आपका शरीर है तो आप, ये शरीर आपका द्रव्य है, तो उन्होंने कहा ये द्रव्य अपने गुण के प्रभाव से ही कर्मशील नहीं होता। ऐसा मत सोचिए कि जो आपका गुण है उसके प्रभाव से ही कर्मशील, जो आपका गुण है उसी की वजह से ही कर्मशील होता है। तो ऐसा मत मान लीजिए कि आपका जो गुण है उसी वजह से आप इतने सब बढ़िया काम कर रहे हैं। नो, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया कहा, अभी तो द्रव्य के अपने प्रभाव से, द्रव्य का अपना प्रभाव होगा, आपके शरीर का जो आकार है वो भी तय कर रहा होगा, तो ये द्रव्य हुआ। आपके अंदर जो ऊर्जा है, गुण है, वो आपके जो है उस गुण के वजह से प्रभाव, उस गुण के प्रभाव से हो रहा है। और फिर द्रव्य और गुण दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है उसका भी प्रभाव से हो रहा है, दोनों की कॉम्बिनेशन से भी हो रहा है। यानी द्रव्य, जिस द्रव्य में जो गुण है तो द्रव्य का अपना गुण, द्रव्य अपना स्वयं, गुण दूसरा, और द्रव्य और गुण का समूह, इन दोनों के प्रभाव से अब क्या होता है, अब ये तो आपका प्रभाव हो गया, तीन हो गया ना, द्रव्य हो गया, गुण हो गया और द्रव्य गुण दोनों, इन तीनों का प्रभाव हुआ। और एक समय काल भी आया, उस समय में किसी टाइम में जो आप काम करते हैं उस अधिकरण माने घर, अधिष्ठान माने घर, उस घर में, उस अधिकरण में रहते हुए, जिस घर में आप रह रहे हैं, और उस युक्त उपाय, कौन से उपाय, और उस अर्थ प्रयोजन, उस उपाय से और उस प्रयोजन के उद्देश्य को ध्यान रखकर जो कार्य करते हैं वह कर्म है। अब जिससे करते हैं वो आपका अंदर का ओज है, वही वीर्य है आपका, और जहां अपना प्रभाव दिखलाते हैं वो अधिकरण है, वो अधिकरण उसका कर्म का क्षेत्र है, और जब कार्य करते हैं वो काल है, और जिस प्रकार करते हैं वो उपाय है, और जिस कार्य को सिद्ध करते हैं वो फल है। हिंदी, अगर उर्दू में इसको कहा जाए तो एक बहुत छोटा सा श्लोक है, वो क्या कहते हैं, अरे शेर है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, और पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। ये उसी का पूरा वो है कि केवल अपने द्रव्य, अपने द्रव्य के प्रभाव से ही कर्म, द्रव्य अपने गुण के प्रभाव से कर्मशील नहीं होता, बल्कि द्रव्य के प्रभाव से, गुण के प्रभाव से, द्रव्य और गुण दोनों के प्रभाव से, और यही नहीं, दोनों के प्रभाव के साथ साथ उस समय में, मतलब उस काल को, उस अधिकरण में, उस घर में रहते हुए, उस युक्त से, उपाय से, उस उद्देश्य से लेकर जो काम करते हैं वह कर्म है। और जहां जिस शक्ति से करते हैं वो वीर्य है, और जहां प्रभाव दिखलाते हैं वह कर्म का क्षेत्र है, और जहां पर जो करते हैं वो काल है, और जिस प्रकार करते हैं वो उपाय है, और जिस कार्य को सिद्ध करते हैं वो आपका फल है। तो इसलिए कभी मत समझिए कि आप अपने घर में रहते हुए जो पढ़ रहे हैं वह केवल आपके ज्ञान की वजह से है। वो आपके घर में, घर माने जिस घर में 4 लोग रहते हैं वो घर है, उस घर में रहते हुए जो आप काम करते हैं तो उन सबका प्रभाव शामिल है उसमें। उस वनस्पतियों का, बगल में वनस्पतियां हैं, उनका प्रभाव शामिल है आपका उसमें। उस समय का, जिस समय आपने शुरू किया उसका है, जिस उद्देश्य को लेकर आपने शुरू किया, अच्छा उद्देश्य है, बुरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य भी उसमें महत्वपूर्ण है। वो कौन सा उपाय करें, उपाय माने हम कैसे काम करें, कि हम कैसे पढ़ाई करें, हम कैसे सीखें, कैसे इस विद्या को शुरू करें, ये भी, वो भी युक्त है, वो उपाय है। तो इन सब को जब करते हैं तो उस काल में फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, तो वो आपका अधिकरण है, वो कर्म का क्षेत्र है, कि वो शिक्षा का क्षेत्र है, वह आपका तैराकी का क्षेत्र है, वो आपका युद्ध का क्षेत्र है, वो आपका सेना का क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र हो जाते हैं, और जिस कार्य को करते हैं वो आपका फल है। तो ये श्लोक जो है इसका अर्थ जरूर जानिएगा, बहुत आवश्यक है। ये हर जगह
हर जगह आपको ये यूज होगा, आगे चल के तो बहुत ही यूज होगा। अब पंच महाभूत पहले पढ़ लीजिए। पंच महाभूतों में कहा कि महाभूतानि खम, महाभूतानि खम वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा, और शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणा। उन्होंने कहा कि महाभूत कौन कौन से है? उन्होंने कहा खम आकाश, व्योम आकाश की जो वो है पर्यायवाची है, उनमें खा शब्द का भी इस्तेमाल है। व्योम गगन आकाश नभ अंबर शून्य अनंत अंतरिक्ष पुष्कर वियत ख दिव अभ्र कहंत। तो खा उसमें है। तो खम माने आकाश, वायु माने वायु, अग्नि माने अग्नि, आपा माने जल, और क्षिति माने पृथ्वी। तो ये महाभूत कहा गया है। और ये महाभूत कैसे कैसे होते हैं? इनके गुण क्या है? शब्द है और कर्म से है। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। तो ये गुण है। तो इसलिए आप इस रूप में रखें कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उधर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो ये महाभूत हुए। इन महाभूतों से आपकी सृष्टि हुई है। अब आयुर्वेद में यहीं तक ठहरे नहीं, पंच महाभूतों की बात किया उन्होंने, लेकिन कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि शरीर जो है केवल इन्हीं से बना हुआ या इन्हीं का योग है। उनका ना, आयुर्वेदिक में 9 द्रव्यों की कंसेप्ट किया गया। अब देखिए 9 द्रव्य: खादिन्यात्मा मनः कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। उनका खा माने फिर वही आकाश, आकाश आदि, खादि माने खादी, और खादीनी मतलब खा आदि, आदीनी मतलब ये इतने है, समास में है ना। तो खा माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये खादीन से आ गया। आत्मा, जब ना और या आ मिला तो या बन गया, जब ना और आ मिला तो या बन गया, तो इसीलिए खादीन प्लस आत्मा। मनः कालो दिशा च द्रव्य संग्रह, ये द्रव्य संग्रह है, इनको द्रव्य कहा गया। कहा कि जो आकाश वायु अग्नि जल है ये भी द्रव्य है, जो महाभूत कहे गए हैं, लेकिन आत्मा मन काल दिशा ये द्रव्य है। और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, फिर एक और कह दिया कि सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, वही चेतन द्रव्य है जिसमें इंद्रिय है। चेतन द्रव्य होगा, चेतन होगा, और एक अचेतन होगा। तो कौन सा चेतन है? उनका सेंद्रियम, जिसमें इंद्रिय है वह चेतन है, और जिसमें निरिंद्रिय, जिसमें इंद्रिय नहीं है वह अचेतन है। तो इस तरह कहा कि जो द्रव्य वही चेतन है जिसमें इंद्रियां हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही आपको ज्ञान होता है। इंद्रिया माने क्या हुआ? ये इंद्रियां जो है वो आपके बाह्य जगत से, संसार से, ब्रह्मांड से, बाह्य जगत से आपका मन का, आत्मा का संपर्क स्थापित करते हैं। इसलिए इन इंद्रियों के माध्यम से ही आपको किसी वस्तु का आभास होता है, उसका वस्तु का ज्ञान होता है। तो जब पहली बार ज्ञान होता है, तो जब आंखें अगर देख रही हैं या आपने किसी भी अपने चेतना से जाना, जो आपका इंद्रियां हैं, किसी भी इंद्रिय से आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया, तो पहले ये ज्ञान मन में जाता है। मन को अंतःकरण कहा गया। करण माने इंद्रियों का एक पर्यायवाची करण भी है, कारण। तो करण जो है इंद्रियां है। तो अंतःकरण माने मन है। तो अंतःकरण माने मन। तो मन क्या करता है? जैसे ही ये आपको कोई इंद्रियां बताती हैं, किसी वस्तु का ज्ञान कराती हैं, किसी रस का ज्ञान कराती हैं, तो उसमें एक अभिमान पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। उसको लगता है, मन को लगता है कि इसको जानने वाला या इसको मैं पहले करने वाला ये मैं ही हूं। तो वो जो ज्ञान होता है, ये इसको आलोचन ज्ञान बोलते हैं। अब ये आलोचन ज्ञान जब प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान के बाद कुछ समय बाद जब विचार और होता है, तो बुद्ध तत्व की उत्पत्ति होती है। और बुद्ध तत्व जब उत्पत्ति होती है, तो वो बुद्धि बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ही पहले ये ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, इसके पहले अनेक लोग ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और करेंगे। तो इसलिए ऐसा मत समझिए। तब वास्तविक ज्ञान हमारा प्राप्त होता है। तो सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जिसमें
जिस द्रव्य में इंद्रिय है वो चेतन है, और अगर इंद्रिय नहीं है तो वो अचेतन है। अब इन्होंने कहा महाभूतों में जब कहा था ना, तो उनका शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये है, तो उन्होंने कहा कि तेषा में गुण पूर्वो और गुण वृद्धि परापरे, पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणिषु स्मृतः। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, तेषा में, इसमें जो पहला जो है उसमें एक गुण वाला केवल आकाश तत्व है पहला। इसके बाद पूर्व गुण वृद्धि परे परे, जो पहला है उसमें तो केवल एक गुण है, एक गुण वाला आकाश तत्व है। लेकिन अगले बारे में जैसे आप अगले में जाते हैं, अगले वायु में जाते हैं, अग्नि में जाते हैं, वैसे ही पूर्व से एक गुण अपने आप बढ़ता जाता है। तो अगर आपने पहले आकाश तत्व में शब्द कहा, तो अगले वायु में आकाश के साथ जो शब्द है, शब्द और स्पर्श दोनों शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद अग्नि में शब्द स्पर्श रूप भी शामिल हो जाते हैं। फिर जल में शब्द स्पर्श रूप रस शामिल हो जाते हैं, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसलिए ये एक वो है, ये एक क्रम बनाया गया। चाइनीज मेरिडियन में क्रम नहीं था। चाइनीज मेरिडियन जनरेटिंग साइकिल थी, लेकिन उसमें क्रम नहीं था कि ये क्रम ऐसे होगा। हमारे यहाँ क्रम बनाया गया कि आकाश पहले है, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। फिर पंच तन मात्राएं। ये जो तन मात्राएं है क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही तन मात्रा है। इन्हीं को तन मात्रा भी कहा गया और यही भूत कहे गए। फिर वही कहा, वही आ गया कि शरीर इंद्रिय सत्ता संयोगो धारी जीवितम नित्य गशानुबंध। महाभूतों गौरव क्रम, ये गौरव माने उठने वाला क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ? आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। और लाघव क्रम, लघु मन गिरता हुआ क्रम क्या हो गया? पहले पृथ्वी होगी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, आकाश। तो ये तो कोई बहुत सरल है कि जैसे ऐसे ऊपर से। तो इन्हीं भूतों से महाभूतों की उत्पत्ति हुई है, ये ठीक है। तो ये महाभूतों की उत्पत्ति जो है इन्हीं से हुई। सबसे पहले जब सृष्टि हुई तो शब्द हुआ। और क्यों शब्द कैसे हुआ? जो एक तत्व दूसरे तत्व से टकराए तो शब्द की उत्पत्ति हुई, तो शब्द बना, तो उससे आकाश की सृष्टि हुई। और उसके बाद फिर स्पर्श हुआ, स्पर्श से वायु बनी, फिर उससे दोनों के जब टकराने से जो अग्नि तत्व कहीं आया, उसने जो है अग्नि तत्व के किया, तो उससे टकराया, तो रूप से फिर बना अग्नि, और अग्नि से फिर बना जल। जब अग्नि बहुत ठंडी हो गई तो जल के रूप में कन्वर्ट हो गई, और जब जल बहुत अधिक हो गया तो वो घनीभूत हो गया, और उसने पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति किया। ये उसका। अब ब्रह्मांड में पांचों सभी वस्तु पंच भौतिक हैं। ये देखिए, वैज्ञानिकों ने 118 मूल तत्व खोज निकाले हैं सब। अब देखिए एटम में देख लीजिए, एटम से देखिए कि परमाणु क्या है। क्यों आप कहते हैं कि परमाणु है पंचभौतिक ही नहीं? परमाणु में देखिए, एटम में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो बाहर जो चक्कर लगाते रहते हैं, जो गति करते रहते हैं, वायु के कारण है। अब देखिए, आकाश माने स्पेस, आकाश माने स्पेस तो है ही है, कोई तो स्पेस है तभी तो उसमें है रहते हैं। तो आकाश हो गई, वायु हो गई, क्या हुआ? वायु की वजह से गति चक्कर लगाते हैं, वायु हो गई। अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि। अग्नि तो इसलिए है कि आप देखते हो कि जब परमाणु में विस्फोट होता है तो उससे बहुत सी एनर्जी निकलती है, अग्नि निकलती, तो अग्नि है। तो आकाश, वायु, अग्नि। जल इसलिए है कि जल तो बंधन का कारण है। अगर ये सब नहीं होता, जल नहीं होता, तो ये सब आपस में छिटक जाते। तो ये जोड़ने का जो काम कर रहा है, सब प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, ये जल है। और पृथ्वी माने जो उसका आकार होता है वो पृथ्वी। ब्लैक बॉल। तो इस प्रकार ये
देखिए उत्पत्ति के प्रारंभ के लिए अपेक्षा तो शून्य स्थान अपेक्षित है, स्पेस है। स्थिति में परिवर्तन होते रहना जीवन है, मोशन है। उत्पत्ति के संगठन का विघटन है, डिजेनरेशन है, एनालिसिस है, डिसइंटीग्रेशन, संयोग, इंटीग्रेशन, सिंथेसिस, फॉर्म, सब में सारे तत्व है। तो आयुर्वेद ज्ञान वही त्रिसूत्र वाला हुआ हेतु सूत्र, वही हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तो प्राणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम। अब देखिए इन हेतु सूत्र का जो उसमें जो आया हुआ है वो उसको उन्होंने कई में विभक्त किया। तो काल, देखिए काल, उन्होंने कहा कि इन सब ये सूत्र है रोग की उत्पत्ति, रोग के निवारण के लिए उपयोग है। क्या है? जैसे काल और असात्म इंद्रियात संयोग और कर्म, तीन उसके महत्वपूर्ण वो है जिनके आधार पर हम लोग इसको देखते हैं। और काल क्या है? देखिए काल शरीर का नियंता है। काल के वजह से ही आप विकसित होते हैं, बाल्यावस्था से युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब जो होता है ये काल के परिवर्तन के, काल के वजह से ही सब डेवलपमेंट होते हैं। तो अब इसका मतलब ये, हम इसको देखिए यहाँ पर संक्षेप में कह सकते हैं कि काल परिणाम को निर्धारित करता है। परिणाम जो माने, परिणाम माने अगर बचपन से युवावस्था में आए तो युवावस्था परिणाम है। तो ये परिणाम को निर्धारित करने का काम किसने किया? समय ने किया। भूख प्यास वृद्धावस्था सब, सो भी मल त्याग मूल त्याग सब नियंत्रण काल है। काल ही तो करता है। काल के समय भूख लगती है, उसी समय आपको प्यास लगती है। आप एक दिन न खाइए, दूसरे दिन प्यास लगेगी, दूसरे दिन भूख लगेगी। सारी चीजें काल को एक द्रव्य के रोग रूप में प्रयोग करके कालज रोगों का निवारण। देखिए कालज माने जो काल की वजह से, कि आप कहते हो कभी कि हमको 4 से 5 बजे ही रोग होता है तो यानी ये कालज रोग है। आप कहें कि हमको सर्दी में ही रोग होता है तो ये कालज रोग है। हमको कहें गर्मी में रोग होता है तो गर्मी का रोग है। हमको कहें बारिश में रोग है तो बारिश का रोग है। दूसरा असात्म इंद्रियात संयोग, यानी जो हमारे आयुर्वेद में जो पंच महाभूतों की जो पंच इंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रिय हैं। तो ज्ञान इंद्रिय हम लोग जानते हैं, कि ज्ञान इंद्रिय हमारी भाई आकाश जो हम वैसे सारे, उसमें शब्द स्पर्श, शब्द कौन है? शब्द माने कान, कान सुनेंगे। शब्द स्पर्श हमारी त्वचा है। फिर रूप आंखें देखती हैं। रस, रसना खुदी है, अब रसना से होता है। रस और गंध नाक। तो यानी ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। और 5 कर्मेंद्रिय कौन है? हाथ हमारे हैं, मुंह से आप खाना खाते हैं तो वो भी हमारी वो है। तो एक ज्ञानेंद्रिय वो हो गई, वो कर्मेंद्रिय हो गई, हाथ हो गए, पैर हो गई, और 2 गुदा वस्ती, ये 5 कर्मेंद्रिय हो गई। तो इन ये पंच महाभूत और पंच ज्ञान 10 इंद्रियां हैं, तो 5 और पंच महाभूत हो गए, और मन हुआ और आत्मा हुआ। यही जो है हमारा संयोग जब होता है तो इन सब का अगर कलेक्टिव यूज नहीं है, एक साथ नहीं है, सब लगे नहीं है, एक दूसरे से कंसिस्टेंट नहीं है, एक दूसरे के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं करते हैं, तो हमारा रोग कोई न कोई हो जाता है। अब देखिए अगर कोई विषय से हटकर काम हुआ तो साथ में असाथ में बदल जाता है। अगर कोई आपके मन, जिसमें मन से आपने कोई काम नहीं किया, तो मन, इसका मतलब क्या हुआ कि मन भी तो है, अंतःकरण है मन, तो उस विषय से मन हट लगा नहीं, यानी साथ में नहीं, कोहेसिवनेस नहीं हुई, वो उसको आधे मन से काम किया, तो वो आपका वो काम नहीं हो पाता। तो वो उसी तरह मन भी, कोई आंख का काम है देखना, अगर काम को आंख ने देखा, और जिस विषय को अधिक देखना है उसको अधिक देखने का काम करे, लेकिन जिसको कम देखना है उसको कम देखने का काम करे। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो यह कहीं ना कहीं असात्म इंद्रियात संयोग है, ये उसका अर्थ है। साथ में इंद्रियार्थ, यानी अब अगर आप विद इन लिमिट्स है, अपनी सीमाओं में है, तो आपका ये काम बढ़िया काम है, अदरवाइज काम सही नहीं है।
तीसरा कर्म का है कि जो दैनिक आहार विहार व्यायाम दिनचर्या ये सब इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो हम लोग यही कर्म तक रुक जाते हैं। कर्म के बाद हम लोग अगला लेंगे।